We are the fourth largest economy as I speak. We are a $4 trillion economy as I speak. And this is not my data, this is IMF data. India today is larger than Japan. So it's only the United States, China and Germany which are larger. तो इस हफ्ते जो है हर कोई खुशी में था, इंडिया जो है फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे देश में 90% लोग जो है उनके पास लग्जरी अफोर्ड करने के लिए पैसे नहीं है, या फिर ये कि सिर्फ 2% लोग ही इनकम टैक्स पे कर पाते हैं इंडिया में। तो आज हम बात करेंगे इंडिया की इकोनॉमिक रियलिटी के बारे में, थोड़ा अंदर तक जाएंगे और डिटेल में समझेंगे इंडियाज इकोनॉमिक रियलिटी। जो डेटा है आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग को भी कंप्लीटली चेंज कर देगा। तो ब्लूम वेंचर की लेटेस्ट जो रिपोर्ट आई है 2025 की, जो इंडियन इकोनॉमी को काफ़ी हद तक एक्सपोज करती है, इसका जो लिंक है या इसका पीडीएफ का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, तो आप जाके और डिटेल में चाहो तो उसे पढ़ सकते हो। तो ब्लूम वेंचर की रिपोर्ट के मुताबिक 90% लोग जो इंडिया के हैं उनके पास डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग पावर तक नहीं है। तो 100 करोड़ इंडियन जो है वो सिर्फ अपने बेसिक नीड्स के पैसे ही खर्च कर पाते हैं। उसके अलावा सिर्फ उनकी लाइफ दफ्तर से आना और दफ्तर जाना यही बनकर रह गई है, और महीना एंड होते होते सिर्फ बेसिक नीड्स के जितने पैसे होते हैं वो खर्च हो जाते हैं। उसके बाद दूसरा महीना शुरू और बैंक अकाउंट जीरो से स्टार्ट हो। तो इन सब के बीच लग्जरी को अफोर्ड करना तो भूल जाओ। लेकिन वही दूसरी तरफ सिनेरियो बिल्कुल चेंज हो जाता है। 10% लोग ऐसा लगता है कि वही इकोनॉमी को चला रहे हैं। ये 10% लोग ही सारे प्रीमियम प्रोडक्ट्स, लग्जरी कार्स और एक्सपेंसिव फोन्स को अफोर्ड करते हैं। फॉरेन ट्रिप्स वगैरह जो भी होती है वो यही अफोर्ड कर पाते हैं। तो अब ये डेटा देखो, इंडिया में इनकम इनइक्वालिटी जो है वो कंटिन्यूसली बढ़ रही है। मतलब कि 1990 में जो टॉप 10% लोग 34% नेशनल इनकम को कंट्रोल करते थे, वो अब 34 से बढ़कर 57.7% हो गई। मतलब आधे से ज्यादा देश की जो इनकम है वो सिर्फ इन बचे कुछ 10% लोगों के पास ही जा रही। तो ये तो अभी सिर्फ शुरुआत है। इंडिया के अंदर जो इनकम टैक्स जो पे करते हैं इंडियंस वो सिर्फ 2% है, और 2025 के अंदर जो एग्जम्पशंस आ गई हैं उसके बाद तो ये नंबर 2% से और नीचे होने वाला है। तो अगर इसे कंपेयर किया जाए अमेरिका से, तो अमेरिका के अंदर 43% लोग जो है वो टैक्स पे करते हैं। सोचो हमारा टैक्स बेस जो है वो कितना छोटा है अगर इसे अमेरिका जैसी कंट्री से कंपेयर किया जाए। तो ये बात सुन के अगर आपके दिमाग में ये आ रहा है कि पॉपुलेशन वाइज जो अमेरिका है वो हमसे काफी पीछे है, तो आप गलत हो। अगर इसे कंपेयर किया जाए चाइना से, तो चाइना के अंदर भी 10% लोग जो है वो टैक्स पे करते हैं, और चाइना की पॉपुलेशन तो हमारे बिल्कुल आसपास है। तो इस रिपोर्ट के अंदर टैक्स पेमेंट्स के ऊपर भी बात करी गई है कि फाइनेंशियल ईयर 2013 के अंदर एवरेज जो टैक्स पेयर था वो 83,000 पे करा करता था, और फाइनेंशियल ईयर 2023 आते आते 2,40,000 ये पेमेंट हो गई। तो रिपोर्ट्स के अंदर इंडिया के सेविंग कल्चर के बारे में भी बात कही गई है। तो इंडियंस जो है ट्रेडिशनली सेविंग ओरिएंटेड माने जाते हैं, लेकिन रियलिटी जो है वो कुछ और ही है। तो ब्लूम वेंचर 2025 के रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रॉब्लम जो है फिजिकल सेविंग्स में नहीं है बल्कि फाइनेंशियल सेविंग्स के अंदर है। तो लोग जो है प्रॉपर्टी और गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट तो कर रहे हैं, लेकिन अनसिक्योर्ड और पर्सनल लोन्स भी बहुत ज्यादा ले लेते हैं। मतलब अगर सेविंग्स इंक्रीज हुई है तो उसी के मुकाबले लायबिलिटी भी इंक्रीज हुई है। मतलब मामला जो है वो बैलेंस ही है। तो ब्लूम वेंचर रिपोर्ट के अंदर कुछ पॉजिटिव बातें भी करी है इंडिया को लेकर, जैसे कि यूनिकॉर्न फैक्ट्री को लेकर कि इंडिया जो है एक यूनिकॉर्न फैक्ट्री हब बन चुका है। तो यहाँ पे यूनिकॉर्न कंपनीज मतलब वो स्टार्टअप कंपनीज हैं जो अपनी वैल्यू जो है वो $1 बिलियन से ज्यादा की बना चुकी। तो अगर आप ये स्टैटिस्टिक देखिए तो हमारी कंट्री के अंदर 117 यूनिकॉर्न कंपनीज बन चुकी हैं। वहीं अगर इसे कंपेयर किया जाए यूएस से, तो यूएस के अंदर 1016, और इसके बाद आता है चाइना 245 कंपनीज को लेकर। लेकिन हम आगे हैं बहुत सी कंट्रीज से, जैसे कि यूके जिसके पास 88 यूनिकॉर्न्स है, इजराइल जिसके पास 50 यूनिकॉर्न्स है। लेकिन इसके अंदर भी एक ट्विस्ट है। 117 जो कंपनीज है यूनिकॉर्न, उसके अंदर 91 कंपनीज ऐसी हैं जिनकी वैल्यूएशन $1 बिलियन से ऊपर है, जिसमें से 3 जो है वो फाउंडर ओन्ड कंपनीज हैं, जिसका मतलब कि उसके ओनर जो हैं वो अभी भी कंपनीज को कंट्रोल कर रहे हैं, और 7 जो है एक्वायर्ड कंपनीज हैं, मतलब किसी और ने इन कंपनीज को खरीद लिया है। 14 ऐसी कंपनीज हैं जो पब्लिकली लिस्टेड हैं, और 19 ऐसी कंपनी है जो लिस्टेड होने वाली है, मतलब कि उनका आईपीओ लॉन्च होने वाला है। और 54 जो है वो ठीक ठाक कंपनीज हैं। 20 ऐसी कंपनीज हैं जिनकी वैल्यूएशन जो है वो $1 बिलियन से नीचे जा चुकी है, मतलब कि वो यूनिकॉर्न जो है वो नहीं कहलाएंगे आने वाले टाइम। लेकिन आखिर सवाल ये है कि हम जो है वो गलत कहाँ पे हैं। रिपोर्ट्स का कहना है कि इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया जो है वो टर्जरी एजुकेशन पर ज्यादा फोकस कर रहा है, बजाय कि प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन पे फोकस करने। वहीं एशियन टाइगर्स और चाइना ने बिल्कुल उल्टा किया। उन्होंने प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन पे बहुत ज्यादा फोकस किया,
जिसकी वजह से उनके पास स्किल्ड वर्कफोर्स जो है वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई। तो ब्लूम वेंचर 2025 की रिपोर्ट के अंदर ये बताया गया है कि हम कितना कम स्पेंड करते हैं अपनी जीडीपी परसेंटेज के हिसाब से। तो इस ग्राफ के अंदर आप क्लियरली देख रहे हो कि इंडिया जो है सबसे पीछे है 2.7%, इंडोनेशिया 3.7%, थाईलैंड 4%, चाइना 4.1%, यूएसए 5% और यूके ऑस्ट्रेलिया 5.5%, स्वीडन 6.9%। और ये सब अपनी जीडीपी का इतना हिस्सा जो है खर्च करते हैं सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पे। तो देखा आपने, हमारा जो प्रायोरिटी, जो फोकस है हमारा, वो एजुकेशन पर तो है ही नहीं। तो स्किल्ड लेबर या फिर स्किल्ड वर्कफोर्स जो है वो कहाँ से डेवलप होगी। लेकिन इस रिपोर्ट के अंदर एक पॉजिटिव ट्रेंड भी देखने को मिल रहा है, डिस्पोजेबल इनकम। ये जो इनकम है ये बढ़ती जा रही है अगर इससे कंपेयर किया जाए कुछ सालों से। और डिस्पोजेबल इनकम वो पैसा होता है जो टैक्सेस पे करने के बाद हमारे पास बचता है आगे खर्च करने के लिए। तो इंडिया का डिस्पोजेबल इनकम ग्रोथ जो है वो सेकंड नंबर पे आता है फिलीपींस के बाद। इंडिया का 8.3 है, फिलीपींस का 8.5 है। और हमसे पीछे कुछ कंट्रीज आती हैं जैसे कि वियतनाम, चाइना, मैक्सिको और ब्राजील। तो हाउस होल्ड सेविंग्स भी कंसिस्टेंटली इंडियंस की बढ़ रही है। मतलब कि फाइनेंशियल ईयर 2014 के अंदर 437 बिलियन था, वहीं फाइनेंशियल ईयर 20 के अंदर अगर देखा जाए तो 652 बिलियन डॉलर जो है वो हाउस होल्ड सेविंग्स हो चुकी थी। और फाइनेंशियल ईयर 23 के अंदर 813 बिलियन जो है ये वैल्यू पहुंच चुकी है। तो अब सवाल ये है कि इसका आप पर क्या इम्पैक्ट होने वाला है और आप क्या कर सकते हो। तो अगर आप टॉप 10% के अंदर हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, लेकिन रिस्पॉन्सिबल वेल्थ क्रिएशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप चाहते हो कि मैं वेल्थ क्रिएशन के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर आऊं तो मुझे कमेंट के अंदर जरूर से बताना। और अगर आप मिडिल क्लास के अंदर हैं तो आपको स्किल्स अपग्रेड करना बहुत जरूरी है। ये आपको सभी बताते हैं क्योंकि ये सबसे क्रूशियल पॉइंट है। अगर आपको इस 90% से 10% में जाना है तो आपके चांसेस सिर्फ 3% है। मतलब मेरी बात को ध्यान से सुनो, सिर्फ 3% है अगर आप 90% से इन टॉप 10% की लिस्ट में जाना चाहते हो। और फाइनेंशियल लिटरेसी मतलब फाइनेंस के बारे में आपको नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप 90 to 10 में जाना चाहते हो, गोल्ड और प्रॉपर्टी के अलावा जो है इक्विटीज़ में भी आपको इन्वेस्ट करना सीखना हो। और कंट्री को आगे बढ़ाने के लिए हमें टैक्स पे करना होगा, एजुकेशन पर इन्वेस्ट करना होगा अपने और अपने बच्चों के लिए। तो ब्लूम वेंचर 2025 का ये जो डेटा था ये काफ़ी शॉकिंग था, लेकिन हमें कहीं ना कहीं ये इंस्पायर भी करता है चेंज लाने के लिए, इकोनॉमी में इनइक्वालिटी को कम करने के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और मेरा काम अच्छा लगा तो यार चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को एक लाइक जरूर से दीजिए। तो अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से अपने सेविंग्स को स्ट्रेटेजिकली इन्वेस्ट कर सकते हो टू बीट द इन्फ्लेशन।